सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 7 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे अंतर्राष्ट्रीय खबर आती है आर्थिक जगत से। 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने लगाया 25% अतिरिक्त शुल्क, यानी कि भारत के ऊपर अब 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि कारोबारियों के लिए विशेषकर आयात निर्यात संबंधित उद्योगों के लिए बहुत बड़ी झटका है और नुकसान भी है। मगर देखते हैं कैसे बिजनेस एसोसिएशंस और सरकार मिलके इसे टैकल करती है। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में शुचिता का सवाल, फिर आफत के बादल और सिमटते स्रोत, गहरता जल संकट। शुचिता का सवाल में बात करी गई है, चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम करता रहता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पूर्व मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य इसलिए ज़रूरी होता है ताकि नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके और मृत लोगों के नाम हटाए जा सकें। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन यही काम करता है, लिस्ट को अपडेट करता है, लिस्ट को चेंजेस करता है। कुछ लोग माइग्रेट कर गए होते हैं, कुछ लोग एक्सपायर हो गए होते हैं या कुछ लोग नए ऐड हुए होते हैं। इस प्रक्रिया में उम्मीद की जाती है कि सूची की शुचिता बनी रहेगी। निष्पक्ष चुनाव भी तभी संभव है जब मतदाता सूची पूरी तरह से सही और विश्वसनीय हो। इसकी असली परीक्षा चुनाव के समय होती है, जब पात्र मतदाता वोट डाल रहे होते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग का दायित्व बढ़ जाता है। इसी क्रम में आयोग ने कुछ महीने बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया था, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। अब हाल ही में कि बिहार के आगामी चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने रिवाइज्ड लिस्ट बनाने का काम बनाया। मगर इस बीच पश्चिम बंगाल में तमाम सतर्कता के बावजूद मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही सामने आई है, वह चिंता पैदा करती है। गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गलत तरीके से नाम जोड़ने के मामले में 4 पंजीकरण अधिकारियों सहित 5 कर्मियों को निलंबित किया गया है। पहले भी इरेगुलरिटीज़ आई हैं लिस्ट जनरेशन में, अपडेशन में, डिलीशन में, मगर कुछ चीज़ टेक्निकल भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ 100% फुल प्रूफ हो। मगर अभी हाल ही में खबरों के अनुसार इरेगुलरिटीज़ वोटर लिस्ट में भारी मात्रा में देखने को हमें मिल रही है। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई बताती है कि मतदाता सूचियों को सुधारने के काम में गड़बड़ी की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सूचियों को दुरुस्त करते समय अगर कर्मचारी ही आयोग के निर्देशों पर पालन करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में आयोग को न केवल ज़्यादा सतर्क रहने का होगा, बल्कि राजनीतिक दलों और नागरिकों की शंकाओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। तो ऐसी खबरें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के मद्देनज़र बहुत ही दुखद है। अगला संपादकीय आफत के बादल। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से आई बाढ़ का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बड़ी इमारतें फलक झपकते ही तिनके की तरह बिखर गईं। कई लोगों को अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। गांव का करीब आधा हिस्सा मलबे के नीचे दब गया। 50 से ज़्यादा लोग अभी लापता हैं। इस हादसे में जान माल की नुकसान हुआ है, इसका आकलन तो बचाव एवं राहत अभियान पूरा होने के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस भयावह तस्वीर ने फिर से इस बात का एहसास कराया है कि हमने पुराने हादसों से कोई सबक नहीं लिया है। इस घटना ने वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ की त्रासदी की याद दिला दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग की जान गई। तब पहाड़ी प्रदेशों ने नदियों के किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में मानव बसावट तक तथा अंधाधुंध निर्माण कार्यों को लेकर सवाल उठे थे। देखिए, एक जो आपका एक रिवर का फ्लो होता है, फिर इसका ये एक बफर जोन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर बसावट जो है, जो वैली घाटी का रास्ता है, उसमें बफर जोन में ही बस गई है, या मोटा मोटी कहें तो लगभग इस क्षेत्र को भी कवर कर चुकी है। इसीलिए कोई भी लैंडस्लाइड होने पे, बादल फटने पे, जो कि स्वाभाविक है, एक क्लाइमेटोलॉजिकल एक वेदर फिनोमिना है। मलबा आता है तो वो तो अपने रास्ते से आ रहा है, पहाड़ की बनावट के हिसाब से तो रास्ते से आ रहा है, लेकिन वो जब मानव बसी चपेट में आता है तो भारी नुकसान पहुंचा देता है। कई बार सरकारी कई रिपोर्टें इस पे आई हैं कि अंधाधुंध निर्माण कार्य, होटलों का निर्माण पहाड़ों पर बहुत होते हैं, और मानव बस्तियों को हम नहीं बसाएंगे या फिर प्रयास करेंगे कि दूर बसाया जाए, मगर सिर्फ कागजों में ही ख़त्म कर दिया जाता है।
बरसात के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन पिछले एक दशक में इस तरह के हादसों में तेजी आई है। खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इसका एक कारण इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय जल चक्र में हो रहे बदलाव है। अब ज़्यादा हेवी ट्रेजेडीज आपकी वेदर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हैं। बरसात में सामान्य से कम या ज़्यादा बारिश होने तो आम है, लेकिन एक साथ तेज बारिश या बादल फटने का क्रम बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन तेजी हो रही है और जंगलों की कटाई तथा अवैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य इसका प्रमुख कारण है। बिल्कुल एक एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कुछ कहीं भी निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। अब निर्माण के नाम पे सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, तो जंगली कटाई अंधाधुंध कर दी गई है। पहाड़ी राज्यों में पर्यटन राजस्व और लोगों को की आजीविका का बड़ा साधन है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटन के नए नए स्थल विकसित हो रहे हैं। इन स्थलों पर सड़कों और ढांचागत निर्माण पर ज़्यादा जोर है। बाढ़ग्रस्त धराली गांव भी इनमें से एक है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनता है? सोल्यूशन ये बनता है कि सरकार को पहली बात तो उचित इंतज़ाम करने चाहिए कि ऐसी ट्रेजेडी में तुरंत डिज़ास्टर रिलीफ हो सके, जो कि हुआ भी था। बहुत त्वरित रूप से हमारी एजेंसीज़ गवर्नमेंट की काम करी थी लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए। मगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि एक और बार हैबिटेशन प्लानिंग करवाई जाए पहाड़ी क्षेत्रों में। हैबिटेशन प्लानिंग के तहत सर्टेन बफर ज़ोन छोड़ दिए जाएँ, ताकि किसी प्रकार के भविष्य में होने वाली घटना में, चाहे वो ग्लेशियर लेक आउटफ्लो हो या हिमनद हिमनद झीलों का बहाव हो या कोई लैंडस्लाइड हो, तो लैंडस्लाइड होने लायक जगह पहाड़ को मिले। और प्रयास करा जाए कि मानव बसावट और सेफ एरियाज में ट्रांसफ़र कराई जाए। उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कोई ना कोई रियायत दे सकती है लोगों को ज़मीन खरीदने में, या फिर कहीं पे आवास बनवा के दे उनको। जान का नुकसान तो कम से कम नहीं होगा फिर। अगला है सिमटते स्रोत गहराता जल संकट। रमेश चंद्र त्रिपाठी साहब लिखे हैं, जल है तो कल है और कल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। जल संरक्षण को लेकर समाज में जागरूकता से जुड़े इस तरह के नारे हम रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास लिखे हुए अक्सर देखते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रकृति के सबसे बहुमूल्य संसाधनों में से एक है। पृथ्वी चारों ओर से जल से घिरी है, लेकिन मात्र 3.5% पानी ही पीने लायक, जो कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में पानी भारी मात्रा में ओशंस, महासागरों में, नदियों में है, मगर पीने लायक पानी मात्र 3.5% है। और 95% जल भंडार तो समुद्र हैं। मगर ये भी यथार्थ है कि भारत जल संकट वाले देशों की पंक्ति के मुहाने पर खड़ा है। जल के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए देश में वर्ष 2010 से सप्ताह भर का राजनीतिक विचार विमर्श शुरू किया गया। इस सरकार ने भारत जल सप्ताह नाम दिया। इसके आयोजन की जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्रालय को सौंपी गई। पहली बार जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विशेषकर विषयवार कार्य योजना बनाने पर भी सहमति बनी। वर्ष 2016 के भारत जल सप्ताह में विदेशी विशेषज्ञों की प्रभावी भागीदारी के लिए अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया गया था। भारत ने कई प्लानिंग्स करी वाटर कंजर्वेशन के लिए। जल संसाधन मंत्रालय ने उनमें से कई सिफारिशों को धरातल पर उतारना शुरू किया है। कम सिंचाई वाली खेती की बढ़ावा देने और प्रयोग किए गए पानी को पुनः उपयोग कारखानों, बागवानी और निर्माण उद्योग आदि में किए जाना जिनके प्रयासों का हिस्सा है। बिल्कुल, वाटर कंज़र्व करके इनको और जगह डायरेक्ट कर सकते हैं हम यूटिलाइज़ेशन के लिए। अब भारत में 70% आबादी की पानी की ज़रूरत भूजल से पूरी होती है, और इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उपयोग में लाया जा रहा जल भी प्रदूषित होता है। ग्राउंड वाटर से ही होती है। कई देश, खासकर अफ्रीका तथा खाड़ी देशों में भीषण जल संकट है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोग जल संकट से जूझ रहे हैं और असुरक्षित जल का उपयोग करने के लिए विवश हैं। बिल्कुल, ड्रिंकेबल वाटर की प्रॉब्लम तो ग्लोबली है। भारत भी उस श्रेणी में आ रहा है, ऐसा हमको अब धीरे-धीरे प्रतीत हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से अनियमित मानसून और कम वर्षा ने भी जल संकट बढ़ा दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए हालाँकि जल संरक्षण को लेकर सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में छोटे-छोटे बांध और तालाब बनाने की पहल की गई है। इससे पेयजल को और सिंचाई की समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। वैसे भारत में 30% से अधिक आबादी शहरों में रहती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग 200 शहरों में दूषित पानी की उचित प्रबंधन की तत्काल
और तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी ये मंत्रालय के खुद के आंकड़े हैं कि कई शहरों में, विशेषकर महानगरों में, हमको अब ड्रिंकेबल वाटर के सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे। मंत्रालय भी मानता है कि जल प्रबंधन को चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, बिल्कुल बढ़ रही हैं, गर्मियाँ बढ़ जाती हैं और कई नीतियाँ भी लाई गई हैं इसके लिए, जो कि आपके समक्ष हैं। जसोतों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के साथ ही ये स्वच्छ पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है। जल की समस्या, आपूर्ति, प्रबंधन तथा दोहन के लिए सरकारी स्तर पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जल मिशन तथा जल क्रांति अभियान अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। जल नीति में राज्य सरकारों को सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक संसाधन के रूप में जल संचय करना चाहिए। बिल्कुल, इसे सरकारों को भी और समाज को भी साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं और अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।